हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम करते हैं कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसमें करने वाले हैं इकाई 2, जिसका नाम है परमाणु संरचना। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होते हैं। कक्षक आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। हमें पूछा यहाँ पर 3p में कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होते हैं। ऑप्शन दे रखा है 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 1 होते हैं। तो 3p जो कक्षक होते हैं इसमें 3 त्रिज्यीय नोड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा पूछा 4d कक्षक में कितने कोणीय नोड होते हैं। कोणीय नोड पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 1 होते हैं। तो जो 4d कक्षक होता है इसमें 2 होते हैं, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा है हमसे, निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप्य पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। ऑप्शन दे रखा है पाउली का अपवर्जन नियम या सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम या आबव का सिद्धांत। तो देखिए जो निश्चित मार्ग के संबंध में जिसने अभिधारणा प्रस्तुत की थी वो था हाइजेनबर्ग। क्या था वो? हाइजेनबर्ग नाम का वैज्ञानिक था। तो इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पूछा हमसे, पूछा है तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की संख्या हमसे पूछी है। ऑप्शन में दे रखा है 2, 4, 9 या 3। तो तीसरी कक्षा से कुल संबंधित जो कक्षक होंगे उनकी संख्या है हो जाएगी टोटल 9। कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है। तो जब आप इनके अबव के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो यहाँ पर जिसमें 3+ लिखा है उसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन कम लिखने हैं, और जिसमें 3- तो केयर इसमें नहीं है, लेकिन 3+ लिखा है तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन कम करके लिखना है। फिर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका मिलाना है। जो समान दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो आंसर आपको टिक करना है यहाँ पर। तो जब हम ऐसा यहाँ पर करते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर बी मिलता है, जो कि है Fe3+ और Mn2+। उसके बाद है अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, स्पेशली He2+, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इसमें नहीं आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे जब समान गति से गमन करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगी वो होगी अल्फा कणों की। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, के शेल कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉनों में भिन्नता होगी। मुख्य क्वांटम संख्या में होगी, द्विघनशीय क्वांटम संख्या में होगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या में होगी, और एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दे रखा है इसका ऑप्शन स्पिन गुणन गति क्वांटम संख्या में होगी। तो देखिए के शेल में जो भिन्नता होगी वो मुख्य क्वांटम संख्या में नहीं होगी, द्विघनशीय नहीं होगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या में भी भिन्नता नहीं होगी, वो होगी स्पिन यानी कि गुणन वाले में होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, किससे संबंधित है? परिमाप से संबंधित है, इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी से संबंधित है, अभिविन्यास से संबंधित है या चक्रण से संबंधित है। तो देखिए जब हम चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर इनका अभिविन्यास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अभिविन्यास। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। 10वां प्रश्न है, के परमाणु संख्या 19 के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं क्या है। तो जब हम यहाँ पर क्वांटम संख्या निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि जो
परमाणु संख्या n है, यानी 19वें नंबर की परमाणु संख्या है, ये किस में है, ये k में है। जब k में है तो इसका जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो हो जाएगी 4। जब 4 हो गया, l इसका 0 होगा, m इसका 0 होगा, और s जो है इसका चक्रण स्पिन वाला ये होगा +1/2। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही है। उसके बाद वह पूछा हमसे कि द्विगंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 2l+1। कितनी होती है, 2l+1 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हमें दे रखा है 2l+1। 3l+1 नहीं होती, 4l+1 नहीं होती, 2 कोष्टक में l+1 भी नहीं होती है। उसके बाद अगला है उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण कौन सा है। क्या है, उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण कौन सा है। तो देखिए विकिरण जो होते हैं ये होते हैं गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। एक बार फिर पुनः रिवाइज कर रहा हूँ मैं, क्या क्या होती है। एक होती है गामा किरणें, एक होती है एक्स किरणें, जिसको याद रखने के लिए हम ई का प्रयोग यहाँ कर लेते हैं। फिर होती है पराबैंगनी किरणें, क्या होती है, पराबैंगनी किरणें। फिर होती है दृश्य प्रकाश, फिर होती है अवरक्त तरंगे, फिर होता है सूक्ष्म तरंगे, फिर होता है रेडियो तरंगे। यानी कि इसको हम याद रख सकते हैं गैप डैम आर से। किससे, गैप डैम आर से। तो हम इधर से इधर बढ़ते हुए जाएंगे तो इनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती हुई जाएगी। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ दिया अवरक्त है, एक्स किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं और पराबैंगनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पराबैंगनी यहाँ सबसे जो रेडियो तरंगे है यहाँ सबसे लास्ट में दिया गया था। तो ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है, रेडियो तरंगे। पूछा हमसे कि समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है। तो समस्थानिक जो होते हैं उनकी संख्या, किनकी संख्या समान होती है, प्रोटॉन की होती है कि न्यूट्रॉन की होती है, या दोनों की होती है, या न्यूक्लियॉन की होती है। तो देखिए समस्थानिक जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, और परमाणु क्रमांक निर्भर करते हैं उनके प्रोटॉनों पर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। उसके बाद है एक तेल की बूंद पर आवेश 6.39 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। तेल बूंद में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 1 है, 2 है, 3 है, तो 4। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो हो जाएगी 4। कितनी होगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 4d इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या मौका जो सेट है वो सही है। किसके लिए, 4d के लिए। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 4 3 2 +1/2, 4 2 1 0, 4 3 -2 +1/2, 4 2 1 और माइनस का 1/2। तो 4d इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा इसका। इसके बाद है यहाँ पर एन यानी कि सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या एल का मान कितना होगा। तो सोडियम के लिए अंतिम द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इसका उत्तर। Fe3+ आयन जो है इसका Fe परमाणु का क्रमांक जो है वो 26 है। इसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब हम निकालेंगे वो हो जाएगी 5। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। उसके बाद यहाँ पर है कि परमाणु के एक उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा हम बता सकते हैं। तो अधिकतम संख्या जो हम बता सकते हैं वो बता सकते हैं 4l+2 के माध्यम से। तो देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है यहाँ पर 4l+2। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ
प्रकाश विद्युत प्रभाव में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रयुक्त प्रकाश की किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति के समानुपाती होती है, तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है, या तरंग संख्या के समानुपाती होती है? तो ये होती है तीव्रता के समानुपाती। उसके बाद अगले प्रश्न यहाँ पर आए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए हम यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला है, ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? जो ऑक्सीजन है आपने उसमें देखा होगा कि ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है अयुग्मित की वो 2 है। तो यहाँ हम आपको 2 लिखना। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है जीमान प्रभाव। क्या बोला जाता है? जीमान प्रभाव, या जीमान प्रभाव भी लिख सकते हैं आप, और जीमान प्रभाव भी लिख सकते हैं। फिर है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों को क्या कहा जाता है? तो जिनमें समान ऊर्जा होती है उन कक्षकों को हम डीजनरेट कक्षक बोलते हैं। कौन सा कक्षक बोलते हैं? डीजनरेट। डीजनरेट कक्षक वो कहलाते हैं। उसके बाद है, ऐसा तत्व जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है वो क्या कहलाता है? वो क्या होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 35 है एवं क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 37 है, यह समबारिक है, को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? को खालिस्तान कहते हैं। ये होता है समभारिक। क्या होता है ये? यहाँ पर कुछ इस क्वेश्चन में मिस्टेक है या तो, है ना, तो देख लेना आप। उसके बाद अगला प्रश्न है, या तो यहाँ पर ये तत्व अलग दिया होगा, या तो यहाँ पर समभारिक वाला होना चाहिए या समस्थानिक वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सी दे रखा है। अब C1 क्या होता है? कुछ एलिमेंट ही नहीं होता C1, है ना, तो देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक कक्षक अधिकतम खालिस्तान इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? जो आपने देखा होगा, क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रदरफोर्ड। क्या लिखना है? रदरफोर्ड लिखना है। बोर सिद्धांत खालिस्तान संकल्पना पर आधारित है। तो बोर सिद्धांत जो आधारित है ये क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। आपको यहाँ पर क्वांटीकरण का भी प्रश्न देखने को मिलेगा आगे। उसके बाद है अगला, अल्फा कणों पर खालिस्तान आवेश होता है। तो जो अल्फा कण होते हैं धन आवेशित होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आवेश होता है? तो यहाँ पर धन आवेश होता है। परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन खालिस्तान में उपस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये नाभिक के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है नाभिक।